बिहार का चुनाव अहम था। अगर बिहार में बीजेपी हारती तो आरएसएस प्रधानमंत्री को पद से हटा दे सकती थी। इसलिए अमित शाह को लगता था कि किसी कीमत पर हमें जीतना है, तो इसके लिए एसआईआर किया गया। आप एक ऐसे नेता के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे जो तमाम तरह के सही गलत तरीके से चुनाव लड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में आपके पास क्या था? एक चाणक्य, तथाकथित चाणक्य, जिनका वोट हरियाणा में, जिस समाज का वोट वो कांग्रेस को नहीं दिला पाते हैं, वो बीजेपी को ही चली जाती है, वो चाणक्य है। तो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में ईपीआईसी को लेकर, आप ही गिर गए। और जो काम प्रशांत किशोर ने किया, जो व्यक्ति आपको सदन में गाली दे रहा था, उसका कलाई खोला तो प्रशांत किशोर ने खोला। आपकी टीम कहां थी? लॉर्ड मैकेले के बारे में बोलते हुए कहा, जो खुद गुलाम संस्था के गुलाम, आरएसएस के मुख और मुखौटा, वो बोल रहे थे कि मैकेले के कारण एक गुलाम प्रवृत्ति शिक्षा में प्रवेश कर चुका है और अगले 10 वर्षों में हम इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी समझ जाइए कि जो शिक्षा देश के सभी वर्गों के लिए लॉर्ड मैकेले ने खोल दिया था, उसके पहले क्या था? क्या कोई दलित, क्या कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, ओबीसी, क्या कोई महिलाएं चाहे किसी भी समाज की हो, आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी? अंगूठा मांग लिया जाता था अगर आप खुद ही पढ़ने की और किसी चीज में बहुत ही जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर, आई वांट टू रिमेंबर व्हाट सावित्रीबाई फुले शी रोट अबाउट इंग्लिश। हमारे बीच जो समाज सुधार के लिए सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति जो महात्मा फुले थे और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए देश में सबसे पहला और एक सफल प्रयास किया, उन्होंने 2 कविताएं लिखी थी, मदर इंग्लिश एंड दूसरा था कि शिक्षा पर, मदर इंग्लिश एंड द अदर वन वाज ऑन नॉलेज। उन्होंने कहा कि पेशवा का राज चला गया है, मदर इंग्लिश आ गई है, फालतू विश्वास का जुआ उतार फेंको, दरवाजा तोड़ो, राहत की सांस लो। तो वो शिक्षा जो सभी को मुहैया कराया गया है आज इस शासन में, चूंकि मैं एक देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि उस शिक्षा को समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये उतना ही गंभीर है, उतना ही संविधान पर एक खतरा है जितना हमारे वोट के अधिकार को छीने जाने पर है। जय संविधान। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भानु प्रताप जी लगातार बोलते रहे, हम लोग भी साथ देते रहे उनका ईवीएम के विरुद्ध। राजेंद्र पाल जी आज नहीं आए हैं, वो भी लगातार इस प्रयास में लगे रहे हैं। महमूद पराचा को भी आना था। तो वो तो है ही। उससे देखिए सर, आप बिहार के चुनाव के बारे में बोल रहे थे, मैं 2 लाइनें सिर्फ बोलना चाहूँगा कि सर, देयर वर 5 लेयर ऑफ मैनिपुलेशंस, 5 लेयर। बिहार का चुनाव अहम था। अगर बिहार में बीजेपी हारती तो आरएसएस प्रधानमंत्री को पद से हटा दे सकती थी। इसलिए अमित शाह को लगता था कि किसी कीमत पर हमें जीतना है, तो इसके लिए एसआईआर किया गया। और एसआईआर जानते हैं कि वो लगातार आप टीवी पे सुनते होंगे कि ये तो पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन 2003 में या जो भी लिखित दस्तावेज जिसके अंतर्गत यह प्रक्रिया होनी थी, उसका तमाम एक तरह से उसको धता बताकर, उसकी धज्जियां उड़ाकर सिर्फ यह प्रयास किया गया कि जो कौम भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है वो बनी रहे और जो नहीं देती है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। यानी ये ऐसा जनतंत्र बन गया जहां पर जो शासक है वो अपने वोटरों को चुन रहा है। दूसरा लेयर ईवीएम का था सर।
बेचारे प्रशांत किशोर भी बड़े धूम धड़ाके के साथ लड़े थे। ऐसा नहीं था कि वो एक भी सीट नहीं जीत सकते थे, एक दो सीटें तो आ ही सकती थी, या वोट की संख्या निश्चित तौर से अधिक होती। लेकिन ईवीएम का एक सेटिंग होता है कि जो छोटे मोटी पार्टियां होती हैं उनका जो वोट है उसका तमाम वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरा था, जो आपके विपक्ष में लोग जो थे उनका वोट तो आपको आ ही रहा था, और फिर 10,000 रुपये दे दिए गए जिस समाज को दिए गए। जो लोग नाच गा रहे थे, कई रील्स आप लोग देखते होंगे, आज उन्हीं का घर पे बुलडोजर चल रहा है। उसी समाज के व्यक्ति जो हनुमान है, इतना दूर तक कलावा बांधते हैं और टीका लगाते हैं, उनके मुंह से चू नहीं निकल रहा है, और उन्हीं के समाज के लोगों के घरों को सबसे पहले तोड़ा गया। तो यही स्थिति होनी थी, लोगों को भी पता था। लेकिन कुछ गलतियां हमारे तरफ से भी सर हुई। सर, यू हैड गॉन टू पटना सर, हमारे जस्टिस ईश्वरैया साहब भी गए, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उतने बड़े नशे में थे कि हम तो जीत ही रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका वोट मिल भी रहा है कि नहीं, वो वोट जो डाल रहे हैं वो आप ही को मिल रहा है कि वो मशीन कहीं और ट्रांसफर कर रहा है, इस पर कभी भी वो बोलते नहीं। भाई अखिलेश जी बोलते हैं सर, राहुल जी समझ गए हैं बात को, लेकिन बिहार के नेता को समझने में थोड़ी टाइम लग रही है। अब शायद समझे हो, पता नहीं, अब भी नहीं समझे हो। आप एक ऐसे नेता के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे जो तमाम तरह के सही गलत तरीके से चुनाव लड़ता है, जो पटना के होटल में बैठकर गृह मंत्री होते हुए लोगों को धमकाता है, दूसरे छोटी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनको विड्रॉ करने के लिए कंपेल करता है। उसके लोग पैसा लेकर घूम रहे थे, जो खरीदे जा सकते थे उनको खरीद रहे थे, और जिनको ठिकाने लगाया जा सकता था उनको ठिकाने लगा रहे थे। वैसी परिस्थिति में आपके पास क्या था? एक चाणक्य, तथाकथित चाणक्य, जिनका वोट हरियाणा में, जिस समाज का वोट वो कांग्रेस को नहीं दिला पाते हैं, वो बीजेपी को ही चली जाती है, वो चाणक्य है। तो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में ईपीआईसी को लेकर, आप ही गिर गए। और जो काम प्रशांत किशोर ने किया, जो व्यक्ति आपको सदन में गाली दे रहा था, उसका कलाई खोला तो प्रशांत किशोर ने खोला। आपकी टीम कहां थी? तो हम लड़ाई भी ठीक ढंग से नहीं लड़ रहे थे, बावजूद इसके सर हम जीतते। सो सर, टुडेज important discussion, I know it centers around the fact that EVM should be, sir, in all my social media messages I use the hashtag ban EVM save India. I think everybody should use it. And before I conclude, मैं एक दिलचस्प 2-3 बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राज़ील गए, और ब्राज़ील में जब वो बोल रहे थे तो उनके ऑडियो को म्यूट कर दिया गया। समाचार नहीं बनी, भारत में वो कहीं नहीं बोला गया। लेकिन दिलचस्प बात है, आप जानने की कोशिश करें, और ख़ास तौर से हमारे बीच में जो लोग थोड़े बहुत पत्रकारिता जानते हैं और पढ़ते हैं, वो ज़रूर पता लगाएं कि क्यों म्यूट किया गया और क्यों सरकार के तरफ से एक लफ्ज़ उस पर नहीं बोला गया है। अभी भी आप देख रहे थे कि एक इंटरव्यू आया, तथाकथित पत्रकार पैर पर पैर रख के पूछ रहे थे कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए जाने जा सकते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा? दिस इज एन ऑब्सीन क्वेश्चन, अश्लील प्रश्न। और वो गोदी मीडिया के पत्रकार आज नैरेटिव देते हैं और हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं। मैं आपसे इस विनती के साथ कि अपने नैरेटिव में हमेशा संविधान को बचाने की बात, ओबीसी के हक, मध्य प्रदेश में लंबा संघर्ष चल रहा है, हमारी संवेदना और साथ मध्य प्रदेश के साथियों के साथ है
जस्टिस साहब का भी है, निश्चित तौर से मैं जानता हूँ। और साथ ही पूरे देश में विश्वविद्यालयों में किस तरह से ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करके उसको ईडब्ल्यूएस में तब्दील किया जा रहा है, उसका भी विरोध इस मंच के माध्यम से आज करते हुए मैं जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूं।